दिल्ली के करीब यूपी के जिला बागपत में रहने वाला अंकित चौधरी नाम का शख्स, जो लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी का स्टूडेंट था, 7 अक्टूबर 2022 को बागपत से गायब हो जाता है। गायब होने के 2 माह तक उसका किसी से कोई संपर्क नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती। बस सोशल मीडिया पर कभी कभी थोड़ा सा एक्टिव दिखाई देता है और उसके बाद उसका फ़ोन फिर से ऑफ हो जाता है। यह घटना 2022 की है, जब अंकित चौधरी के साथ में पीएचडी कर रहे 4 दोस्त यह प्लान बनाते हैं कि अंकित आखिर किसी से बात क्यों नहीं कर रहा है, किसी से कोई बातचीत क्यों नहीं हो रही है। तो सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि आखिर अंकित क्यों नहीं बात कर रहा है। अच्छा, चलते हैं अंकित के गांव तक पता लगाने के लिए कि अंकित कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है। सुनने में आया था कि अंकित कुछ दिन पहले जिन लोगों से भी बातचीत हुई थी, वो बताते हैं कि अंकित से मेरी बात आखिरी सितंबर या अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई थी। तब अंकित यह बोल रहा था कि मैं गाजियाबाद पहुंच गया हूं और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा और उसके बाद एक बड़ा पद हासिल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि अंकित पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत लगनशील था। अंकित के माता पिता बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। अंकित के वो 4 दोस्त पता लगाते लगाते अंकित के गांव तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि कुछ ही दिन पहले अंकित ने अपनी वहां की पूरी ज़मीन, मकान बेच दिया है और लगभग 1 करोड़ रुपए लेकर दिल्ली के करीब कहीं गाजियाबाद में रहने लगे हैं। अंकित के वो सभी दोस्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्या अंकित इतने सारे पैसों का क्या करेगा, अभी तो स्टूडेंट लाइफ में है। उन लोगों को बहुत सारा शक होता है और वो तत्काल पास के पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कराते हैं कि मेरा दोस्त अंकित चौधरी 7 अक्टूबर से किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और गांव जाके हम लोगों को यह पता चला है कि उसके पास लगभग 1 करोड़ रुपए भी है। थाना अध्यक्ष महोदय सतर्कता दिखाते हुए उस एफआईआर को नोट करते हैं। एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उसके बाद तत्काल वो इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। क्योंकि एक होनहार बच्चा था, वो कुछ भी हासिल कर सकता था। एसओ साहब तत्काल इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और अंकित चौधरी के सभी अकाउंट्स खंगाले जाते हैं। अकाउंट से पता चलता है कि अंकित चौधरी के अकाउंट से अलग अलग शहरों से, अलग अलग एटीएम से कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 20,000 रुपये निकाले जा रहे हैं और अलग अलग लोकेशन में उसका फ़ोन ऑन हो रहा है, इसके बाद फिर ऑफ हो रहा है। कुछ ही दिनों बाद उनमें से एक दोस्त फिर से एसओ साहब को संपर्क करता है कि सर अंकित चौधरी का कुछ पता चला। तो वो बताते हैं कि अंकित मुझे लग रहा है कहीं घूमने के लिए गया हुआ है, क्योंकि उसका फ़ोन अलग अलग लोकेशन में ऑन भी हो रहा है और उसके अलावा भी उसके अलग अलग एटीएम से अलग अलग शहरों में पैसे निकाले जा रहे हैं। तो शायद अंकित कहीं घूमने के लिए गया हो। वो दोस्त बोलते हैं कि सर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आप अंकित का सीसीटीवी फुटेज मंगवा लीजिए, हम लोग आप तक पहुंचते हैं और बताते हैं कि अंकित है या नहीं है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चल सकता है। जब पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज को बैंक से मंगवाती है तो देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उसमें जो शख्स पैसा निकाल रहा था सभी एटीएमों में उसके मुंह पर मास्क बंधा हुआ था और बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी अंकित चौधरी नहीं लग रहे थे। पुलिस को तत्काल शक होता है कि अंकित के साथ कोई घटना घट चुकी है। पुलिस तुरंत अपना दिमाग लगाती है और उसके बाद 2 महीना पुराना उसकी लाइव लोकेशन निकाली जाती है। अंकित कहाँ रहता था, किस टावर के संपर्क में उसका मोबाइल रहता था। तो पता चला कि उमेश शर्मा नाम के शख्स के घर में अंकित चौधरी किराए पर रहता था। दरअसल ये अंकित चौधरी का दोस्त था, जो कि बहुत पुराना दोस्त था। और जब अंकित चौधरी दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जाता है तो अंकित चौधरी उमेश शर्मा को फ़ोन करके बोलता है कि मैं दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आ रहा हूँ। अंकित चौधरी को हमारा मकान खाली पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो हमारे घर में रह सकते हैं, हम लोगों का मन भी लगा रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की हम असुविधा भी नहीं होने देंगे। अंकित चौधरी ऐसे ही करता है, उमेश शर्मा के घर पर रहने लगता है। उमेश शर्मा ही अंकित चौधरी को ज्ञान देता है कि आप वहाँ की ज़मीन को बेच दीजिए
मकान को बेच दीजिए, क्योंकि छुटपुट घटनाएं वहां पर होने लगी थी कि अंकित चौधरी के माता पिता न होने के कारण उसके ज़मीन पर लोग कब्जा करने लगे थे। उसके मकान पर भी जो लोग किराए से रहने लगे थे वो खाली नहीं कर रहे थे। इसलिए उसको बोला जाता है कि तुम वहाँ की ज़मीन प्रॉपर्टी को बेच दो, यहाँ पर हम लोग बिजनेस में पैसा लगा लेंगे और एक बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा कर सकते हैं। तुम अपनी तैयारी भी करते रहना। अगर सिविल सर्विसेज में आप निकल जाते हैं तो सो गुड है, और यदि आप नहीं निकल पाते हैं तो कम से कम एक बिजनेस मॉडल तैयार हो जाएगा। और अंकित उसकी बात पर पूरा यकीन करते हुए जाकर वहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी को बेच देता है। और जब वो 1 करोड़ रुपए लेकर आते हैं तो उसमें से 40 लाख रुपए उमेश शर्मा लोन के तौर पर पहले से उमेश शर्मा ले चुका होता है। अब उमेश शर्मा के दिमाग में एक चिड़ी पकने लगती है कि ये 40 लाख रुपए मुझे वापस करना पड़ेगा। यदि अंकित चौधरी को हम इस दुनिया से ही गायब कर दें, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई देखने वाला है नहीं, तो ये 60 लाख रुपए भी मेरा हो जाएगा। और ऐसी ही दिमाग में उपज उसके पैदा होती है। और एक दिन उमेश शर्मा एक जूस लेकर आता है। अंकित चौधरी के साथ बैठकर उसी के कमरे में जूस पिया जाता है। थोड़ी ही देर में अंकित चौधरी बेहोश होकर गिर जाता है और उमेश शर्मा तत्काल उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। और इसके बाद उसके शरीर के 3 टुकड़े किए जाते हैं। 3 टुकड़े करने के बाद बहुत दूर एक नहर में अलग अलग समय पर अलग अलग दिनों में फेंक दिया जाता है। लेकिन पुलिस को क्यों ये सब पता चलता है? पुलिस जब उस लोकेशन को निकालती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए उमेश शर्मा के घर पहुंचती है, तो पुलिस पूछती है कि यहाँ पर अंकित चौधरी नाम का जो शख्स रहता था वो कहाँ पर है। उमेश शर्मा बताता है कि मेरा कुछ दिन उससे झगड़ा हो गया था और वो यहाँ से चले गए हैं, वो यहाँ से कहीं बाहर चले गए हैं। और इसी बीच में थानेदार साहब बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, अंकित चौधरी का कमरा मुझे दिखाइए। उमेश शर्मा थोड़ा सा डरा सहमा सा नज़र आता है और उसके बाद जाके अंकित चौधरी का कमरा खोल देते हैं। कमरा खोलने के बाद पुलिस की नज़रें कुछ अलग ही नज़रिए से देखती हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस देख लेती है कि यहाँ पर कुछ खून के धब्बे तो नज़र आ रहे हैं जिनको साफ किया गया है। तत्काल फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फोरेंसिक टीम अपनी पूरी जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वहाँ पर पाया जाता है कि ब्लड सैंपल्स हैं, ये ब्लड स्पॉट लगे हुए हैं। अब पुलिस उमेश शर्मा को थाने बुलाती है और अपने अंदाज में पूछताछ करती है, तो उमेश शर्मा बहुत देर टिक नहीं पाता और यह पूरी कहानी तोते की तरह बोल देता है। और इस तरह से एक अच्छे भले इंसान का इस दुनिया में मर्डर हो जाता है। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? आप लोगों को क्या लगता है, किसकी गलती है? मुझे लगता है उमेश शर्मा एक लालची और बहसी दरिंदा तो है ही, लेकिन हम लोगों को यह भी सीख मिलती है कि दोस्त कितना भी करीब हो, लेकिन अपने पैसे की पूरी जानकारी कभी भी किसी को नहीं शेयर करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या मानना है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।